श्रोताओं, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित अस्थाना जी, जो वर्तमान में नाइपर हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर अमित अस्थाना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सीमा जी, आपके निमंत्रण के लिए और मुझे आपके स्टूडियो आकर आपके साथ बातचीत करने के लिए जो आपने मुझे निमंत्रण दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी मैंने आपका परिचय दिया, एक छोटा सा परिचय था कि आप वर्तमान में नाइपर में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा भी एक आपकी अलग पहचान है एज ए साइंटिस्ट, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपने ही शब्दों में अपना परिचय दें। जी बिल्कुल, तो मैं वर्तमान में नाइपर हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इससे पहले मैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि CCMB के नाम से जाना चाहता है, CSIR CCMB, वहाँ पे सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत था। और उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में और कोरिया और US में और पेरिस में, फ्रांस में रह चुका हूँ। अपना कार्य वहाँ से चालू किया और मैं ज़्यादातर PhD के बाद से मेरा सारा कार्य एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर है, जिसको माइक्रोफ्लूइडिक्स बोलते हैं। भारत के लिए काफ़ी नया क्षेत्र है, ज़्यादा लोग नहीं हैं इस समय हमारे यहाँ, और इसमें हम बहुत सूक्ष्म नलिकाएं बनाते हैं। इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। सूक्ष्म द्रव्यता मतलब माइक्रोफ्लूइडिक्स, जिसमें हम बहुत छोटी छोटी नलिकाएं या चैनल्स बनाते हैं और उसके अंदर लिक्विड को या गैस को पास करते हैं और फिर उसके रिएक्शन देखते हैं। आपको थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन इन जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनके अंदर पानी को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो पानी वहाँ उतना तरल नहीं होता जितना ग्लास में होता है। पानी का पूरा स्वरूप बदल जाता है, पानी शहद के जैसा गाढ़ा हो जाता है। और अगर आप दो लिक्विड्स को, पानी ले लें और पानी के साथ पानी में मिला हुआ कोई और पदार्थ ले लें, तो वो दोनों साथ साथ चैनल में चलते हैं, साथ साथ एक ही दिशा में जाते हैं और कईयों मीटर तक वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते जी। तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। फिजिक्स उसकी बहुत अलग है और उसका एडवांटेज लेके लोगों ने माइक्रो रिएक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम जो पॉट के अंदर सिंथेसिस करते हैं रसायनों का, उसकी जगह इन चैनल में सिंथेसिस करना चालू किया है। अगेन भारत में इसका उतना उपयोग नहीं है और हम लोग नाइपर में कोशिश कर रहे हैं, कुछ फंडिंग के लिए हमने अप्लाई किया है कि हम लोग माइक्रो रिएक्शन टेक्नोलॉजी से बल्क ड्रग बना सकें जी। वो एक गेम चेंजर होगा। एक कि हम बहुत थोड़ी मात्रा में रसायन ले रहे हैं और उनको आपस में रिएक्ट करा रहे हैं और उनका रिएक्शन कभी कभी तो पूरे 100% होता है। जो हम प्रयोगशाला में करते हैं 60% 80% होता है। पूरा 100% कन्वर्शन अगर होगा तो ग्रीन होगा और कोई वेस्ट नहीं होगा जी। तो ये उसके एडवांटेज हैं जिसको हम आगे जाके उपयोग में लाना चाहते हैं। मतलब काफी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। और इतना ज़रूर है कि जो अमाउंट बनेगा वो बहुत कम है, लेकिन हम ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस एक साथ लगा के और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो वो एक कार्य हो सकता है। इसके अलावा मेरी लैब में हम माइक्रोफ्लूइडिक्स का एक बिल्कुल ही अलग प्रयोग करते हैं। हम लोग माइक्रोफ्लूइडिक्स को रोग के निदान के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जिसमें हम बीमार पड़े तो हमको बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर बोलेंगे कि आपको विजय डायग्नोस्टिक या किसी और डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना है और आप वहाँ पे अपना ब्लड देते हैं 5 ml 10 ml और फिर वहाँ पे जो टेक्नीशियंस रहते हैं वो ब्लड एनालाइज करते हैं, यूरिन एनालाइज करते हैं, सलाइवा एनालाइज करते हैं। लेकिन जब हम ये डिवाइसेस बना रहे हैं तो हमारा ध्येय ये है कि आप घर पे ही अपना सारा कुछ रोग निदान कर सकें। जैसे ग्लूकोज का टेस्ट है, ग्लूकोज का टेस्ट एक छोटी सी स्ट्रिप से होता है और एक डिवाइस होती है, उसके अंदर आप स्ट्रिप लगा देते हैं, वो आपको रीड आउट बता देता है। वैसा ही कुछ हमारा प्लानिंग है। हम लोग उसी तरह का कुछ काम कर रहे हैं। हमने एक डिवाइस बनाई है जो, अगर आपको याद हो, जब आपका ब्लड ग्रुप करते हैं तो एक ड्रॉप लेके उसके 3 हिस्से करके एक प्लेट के ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर 3 अलग अलग ड्रॉप डालते हैं जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी जो RH+ टाइपिंग जी। तो वही उसको हम बिना किसी और पदार्थ को डाले, वो एक डिवाइस है जिसमें 4 फूल के जैसी डिवाइस है, 4 पंखुड़ियां हैं। उन 4 पंखुड़ियों पे एक पंखुड़ी पे एक एंटीबॉडी, 3 पे एक एंटीबॉडी रख देते हैं। A एंटीबॉडी, B एंटीबॉडी और RH एंटीबॉडी, और एक कंट्रोल रहता है हमारा। और सेंटर में केवल एक ड्रॉप ब्लड की डालते हैं जो मुश्किल से 20 माइक्रोलीटर्स होगी।
लीटर का भी माइक्रो हिस्सा हो जाता है वो 10⁻⁶। तो उतने छोटे अमाउंट को हम रखते हैं और ये ब्लड या हमारा खून वो चैनल्स के अंदर मूव करता है, उन लास्ट के रिएक्शन जोन पे पहुंचता है और वहाँ पे एग्लूटिनेशन या हमको बोलना चाहिए जो आरबीसीज हैं वो आपस में मिलके ऊपर की तरफ आ जाती हैं, प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। वो हो जाने के बाद हम उसको धीरे से पानी से धो देते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रेसिपिटेशन हुआ है वहाँ हमको लाल रंग दिखता है, बाकी जगह पे नहीं दिखता। तो एक केरल की कंपनी है अगापे और एक स्मार्ट क्यू करके कंपनी है बेंगलोर में, और यहाँ हमारे हैदराबाद में ह्यूवेल लाइफ साइंसेज है। इन तीनों ने इस तकनीकी को बाजार में ले जाने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट किया है और अभी हमने उनको अपनी डिवाइसेस दी थी टेस्ट करने और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दिए हैं कि हम इन डिवाइसेस में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम वो कर रहे हैं और ये डिवाइस पूरी तरह कागज की होंगी। आपको आश्चर्य होगा, ये पूरी डिवाइस कागज की है, इसमें प्लास्टिक नहीं है, कुछ नहीं है। यूज करिए, जला दीजिए, खत्म, कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, पूरी तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी, वेस्ट भी नहीं, कोई मेडिकल वेस्ट, कंप्लीटली इको फ्रेंडली। अगर आप रखना चाहें प्रयोग के तौर पे कि आप उसको अपने साथ रखें, अगर आपको कुछ भगवान ना करे ऐसा हो, किसी का एक्सीडेंट हो या रोग हो जाए या हम किसी अस्पताल में जा रहे हैं, तो हम ये डिवाइस को एज अ प्रूफ रख सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप है। अच्छा। एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आपके पास, अगर चाहें तो उसको वैसे भी रखा जा सकता है। मतलब जैसे हम एक फाइल तैयार करते हैं मेडिकल फाइल, ये उस तौर पे भी रख सकते हैं जी। तो पूरा कागज का है, ये एक बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है जो अभी तक इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ये एक डिवाइस है जो हमारी लैब से हम लोग सोच रहे हैं कि अवश्य जाएगी। उसके अलावा जब मैं सीसीएमए में था तो हम लोगों ने एक प्रेगनेंसी किट बनाई थी, पूरी तरह से पेपर की बनी। उसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसको मैं नाइपर में आने के बाद उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए भी उसका बड़ा ही भारी मार्केट है। जो हमने एस्टिमेट किया था 1200 करोड़ का मार्केट है केवल भारत में, क्योंकि अभी जो प्रेगनेंसी का डिटेक्शन होता है कैटल में, उसमें एक जो हमारा वेटनरियन डॉक्टर है वो जाता है खेत में या जो डेयरी फार्म है उसमें, और कैटल के अंदर हाथ डाल के वो लोग फीटस के जो धड़कन रहती है उसको देखते हैं। ओके। तो ये थोड़ा सा क्रूअल भी है और जो पहली बार कैटल पेनफुल भी है। जो पहली बार कैटल प्रेग्नेंट होती है उसमें अबॉर्शन के चांसेस भी होते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं सीसीएमबी में जो मेरे साथ वहाँ पे वैज्ञानिक थे, अभी भी वहीं पे हैं। उन्होंने एक मेटाबोलाइट को फीकल सैंपल में गोबर में देखा था। तो उससे हमने डिवाइस बना के हम लोगों ने लॉन्च की। लेकिन अभी उसमें एक जो तकनीकी खामी है वो ये है कि अगर आपके किसान के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो हम उसको ये नहीं बता सकते कि आपको एक बार इधर डालना है, फिर दूसरी बार उधर सोल्यूशन डालना है, फिर 3 बार अलग से सोल्यूशन डालना है। तो हम अब इसको और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से कि एक ड्रॉप डालेंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि वो परिवर्तन करेंगे, तो वो परिवर्तन बेसिक तौर पे होगा या फिर मतलब वो पूरे जो आपने प्रेगनेंसी किट बनाई है उसको पूरी तरह ही चेंज करने की बात की जा रही है? ये पूरी तरह से ही चेंज होगा। अभी जो डिवाइस है वो मल्टी लेयर है और इसमें जो हम एक तकनीकी होती है जिसको अलाइसा बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड, उसमें एक एंटीबॉडी होती है जिसके ऊपर एंजाइम लगे होते हैं, दूसरी एंटीबॉडी एक पेपर के ऊपर या किसी और सरफेस के ऊपर बैठी होती है, फिर हमारी एंटीजन आती है जो कि हमारा मेटाबोलाइट है, और वो एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्ट करके आपको कलर देती है। तो अभी तक जो हमारी थी वो बिल्कुल अलग थी, वो अलाइसा मेथड नहीं था, कॉम्पिटिटिव अलाइसा था और इनवर्स अलाइसा था। तो अब हम उसको कॉम्पिटिटिव अलाइसा सैंडविच अलाइसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एंटीबॉडी को पेपर पे लगाएंगे और फिर सैंपल डालेंगे, उससे एंटीजन आके उसमें बैठ जाएगी, फिर दूसरी एंटीबॉडी आएगी जो उसके ऊपर बैठेगी और उस पर गोल्ड नैनो पार्टिकल रहेंगे, तो पिंक कलर की लाइन दिखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी ह्यूमन की प्रेगनेंसी बिल्कुल जो हाँ। तो केवल एक ड्रॉप और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर हम उसको ये भी देखना चाहें कि कितनी दिन की प्रेगनेंसी है, तो एक छोटा सा हम लोग मोबाइल बेस्ड ऐप बना रहे हैं जिससे आप कितना अमाउंट है उस मेटाबोलाइट का वो भी पता लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत वंडरफुल अचीवमेंट होगा अगर ये मतलब अचीव कर लिया जाए, क्योंकि ह्यूमंस के लिए तो बहुत से हैं, खासकर एनिमल्स जो हैं उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत कारगर कदम साबित होगा। अच्छा, हम अभी डिवाइसेस की बात कर रहे थे, तो ये डिवाइसेस एक्चुअली में कैसे बनाए जाते हैं?
बहुत आसान है एक्चुअली। जितनी कठिन ये फील्ड है उतना ही ये डिवाइसेस बना आसान है। और मैं जब अपना प्रेजेंटेशन करता हूँ तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि क्या हम इतने आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ पे बैठे बैठे भी डिवाइस बना सकती हैं अगर आपके पास एक परमानेंट इंक पेन हो तो इसमें हमारा ध्येय क्या है कि जितने भी पेपर होते हैं, जो भी पेपर होते हैं, वो सब हाइड्रोफिलिक होते हैं। उसके ऊपर अगर आप लिक्विड डालेंगे या पेपर टॉवल लेंगे, या हम जो किचन में पेपर टॉवल या टॉयलेट में पेपर टॉवल यूज करते हैं, एक ड्रॉप पानी की डालिए, पूरा स्प्रेड हो जाता है, सब जगह स्प्रेड हो जाता है। तो वीकिंग हो जाती है पानी की। ये इसलिए होती है क्योंकि पेपर के फाइबर्स में कैपिलरीज होती हैं, तो वो कैपिलरीज के थ्रू सोल्यूशन मूव करता है, अंदर चला जाता है। अब अगर हम किसी तरह से इस तरह की बाउंड्रीज बना दें, बांध बना दें कि सोल्यूशन केवल उसी दिशा में जाए जिसमें हम चाहते हैं। अगर हमने एक जगह ड्रॉप डाली, वो सीधी ही जानी है तो सीधी ही जाए, वो तिरछी जानी है तो तिरछी ही जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो वैक्स ले लेते हैं। वैक्स हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को पसंद नहीं करता। तो अगर हम वैक्स पेपर के ऊपर किसी तरह से कोट कर देते हैं तो वो हिस्सा हाइड्रोफोबिक हो जाता है, मतलब वहां पानी नहीं जाएगा, पानी उसको रिपेल करेगा। बाकी का हिस्सा हाइड्रोफिलिक रहता है। दैट मीन्स कि वो पानी, इसका मतलब ये हो कि वो पानी उसको पसंद है और वो पानी को अपने अंदर मूव करने देगा, चलने देगा। तो हम ये एक किसी भी परमानेंट इंक पेन से भी बना सकते हैं। हमारी लैब में हमारे पास प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। उसका जो टोनर है उसमें 15% वैक्स है। तो हम डिज़ाइन बनाते हैं सॉफ्टवेयर में और उसको पेपर पे प्रिंट कर देते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, पेपर के ऊपर तो इंक आ गई, नीचे इंक नहीं है। जब तक ये नीचे तक नहीं जाएगी तो पूरा पेपर ब्लॉक नहीं होगा। बिल्कुल। तो पेपर को हीट करते हैं करीब 100 डिग्री 150 डिग्री पे, तो वो ऊपर की वैक्स मेल्ट होके पेपर की दूसरी तरफ आ जाती है, हमारी डिवाइसेस बन जाती हैं। एक ड्रॉप डालेंगे, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, एक ड्रॉप डालेंगे और जिस दिशा में आप उसको मोड़ना चाहेंगे उस दिशा में मोड़ सकता है जी। ये एक्चुअली में कार्य कैसे, जो इनके कार्य एक्टिविटीज होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर फाइबर्स का बना होता है जी, और ये फाइबर्स एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। तो इनके बीच में बहुत ही थोड़ी सी जगह होती है और वो माइक्रो चैनल्स जैसा काम करती है। तो जब हम एक ड्रॉप डालते हैं तो दूसरी तरफ जो है दबाव, एटमॉस्फेरिक दबाव जो रहता है वो कम होता है और ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ से सोल्यूशन मूव करता है उस दिशा में जहाँ पे प्रेशर कम या ज़्यादा है जी, और वो कंटिन्यूसली कैपिलरी एक्शन के थ्रू सोल्यूशन उसमें मूव करता रहता है। अच्छा, मतलब वो ऑटोमेटिक प्रोसेस अपने आप ही होता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार के बाहरी यंत्र की जरूरत नहीं है, पंपिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, अभी तो हमने बात की डिवाइसेस की और ये कार्य कैसे करते हैं। तो आप लोगों, मतलब आप क्या अनुसंधान कर रहे हैं इन डिवाइसेस के साथ? और जैसा मैंने बताया, एक हम लोग डिवाइस बना रहे हैं जो ब्लड टाइपिंग के लिए है। हमको करीब 1 लाख सैंपल करके दिखाने हैं कि ये डिवाइस काम करती है। तो हम उसको ESIC हॉस्पिटल जो हैदराबाद में, उसके साथ मिलके कर रहे हैं। प्रेगनेंसी किट दूसरा है। फिर अपोलो फाउंडेशन में डॉक्टर शशि हैं, उनके साथ मिलके हम लोग अल्जाइमर के को जल्दी डायग्नोस करने का एक मेथड डेवलप कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी एक अलाइसा मेथड है जो थोड़ा महंगा है, और उनका ये सोचना है कि अगर हम इसको हमारी डिवाइसेस पे लेके आएंगे तो ये डिवाइसेस 10-15 रुपये, 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये की होंगी। तो एक बहुत अच्छा यंत्र होगा कि आप घर पे जस्ट एक ड्रॉप डालिए और आपको पता लग जाएगा कि आपको अर्ली स्टेज का अल्जाइमर या पार्किंसन है। तब इलाज आसान हो जाएगा। एक बार वो एक सीमा को क्रॉस कर जाता है तो इलाज कुछ भी नहीं है इस बीमारी का, और बड़ी दुखद बीमारी है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने कई लोगों को देखा है। तो ये एक हो रहा है प्रयोग हमारे यहाँ। दूसरा, DNA हम सबको पता है हमारी बॉडी में होता है। DNA एनालिसिस करने के लिए जो सिस्टम्स अवेलेबल हैं बहुत महंगे होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पेपर के ऊपर ही DNA एनालिसिस कर सकें। तो उसका पहला पार्ट यह है कि हम DNA को पेपर के ऊपर ही आइसोलेट कर सकें या उसको ब्लड से अलग कर सकें और फिर वहाँ पे स्टोर कर सकें। एक बार वो वहाँ स्टोर हो गया, फिर आप जो भी उसके साथ करना चाहें, DNA को सीक्वेंसर पे ले जाना चाहें या उसको PCR करना चाहें। जो PCR, हम लोगों ने ये शब्द बहुत सुना था अभी कोरोना के समय पे। तो वो PCR के लिए मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ पेपर के ऊपर ही होगा। ये हमारा करंट, ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो हम जिस पे काम कर रहे हैं। और एक अभी ICMR ने हमको फंडिंग दी है अर्ली डिटेक्शन सेप्सिस का।
अच्छा। और ये जो हमको आइडिया दिया है वो ESIC हॉस्पिटल के ICU के एक डॉक्टर ने हमको ये आइडिया दिया कि हमको बहुत तकलीफ होती है हॉस्पिटल के द्वारा फैलने वाला जो इन्फेक्शन है उसको डायग्नोस करने का कोई मेथड नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम ये वेस्टेज के जरिए होते हैं, नहीं, आप जब किसी को आप किसी को अगर हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, ICU में है, बगल में एक और मरीज है जिसको कुछ बीमारी है, उसके बैक्टीरिया किसी तरह से आपके पास ट्रांसफर हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, तो सेप्सिस बचाने के लिए हम तुरंत से देख सकते हैं, कंटिन्यूसली ब्लड डाल के देख सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर मार्कर्स हैं, वो ग्लाइकोकैलेक्स करके एक मॉलिक्यूल होता है, वो टूटता है जब तो 3-4 हिस्सों में टूटता है। उन हिस्सों को हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये हॉस्पिटल में ICU में अवेलेबल होगा, जैसे ग्लूकोज की किट होती है वैसे, तो डॉक्टर्स तुरंत देख सकते हैं, तुरंत पता कर सकते हैं और तुरंत ही इलाज चालू हो सकता है। फिर सेप्सिस से होने वाली जो डेथ है वो कम हो जाएंगी। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट होगी अगर ऐसा हो जाता है तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्रयोगशाला में बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं, तो क्या इनमें से कुछ जो अगला पड़ाव पार कर चुके हैं उनको पेटेंट वगैरह मिला है कि नहीं? जी, 2 मेथड हैं जो मैंने आपको प्रेगनेंसी किट बताई, वो मेरे जो सहकर्मी थे CCMB में, उनके साथ हमने पेटेंट किया है। उसके अलावा जब मैं CCMB में था तो एक अलग तकनीक है जिसको बोलते हैं रमन, हमको इफेक्ट सबको पता है। जी। तो हमने कोशिश की है कि उस रमन इफेक्ट को भी हम पेपर डिवाइस पे लेके आए। अच्छा। तो पेपर पे हम लोग गोल्ड नैनो पार्टिकल बनाते हैं और उनसे रमन का जो सिग्नल है वो बहुत ऊंचा चला जाता है। तो वो भी एक मेथड है जिसको हमने पेटेंट किया है और उसका हम प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं मिल्क में एडल्ट्रेशन देखने के लिए। जी। अच्छा, तो ये मतलब जैसे कि इतनी सारे अनुसंधान चल रहे हैं, इनको आम लोगों तक पहुंचाना है और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रोसेस है, मतलब रियलिटी में इसको लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो उसके प्रोसेस में और उसके रास्ते में क्या क्या चुनौतियां आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं? बहुत चुनौतियां आती हैं। जब हमने अपनी ब्लड टाइपिंग डिवाइस बनाई, हम लोग बहुत खुश थे। हमें लगा कि अब तो हमने गेम चेंज कर दिया और ये डिवाइसेस मार्केट में तुरंत से चली जाएंगी, लेकिन हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ये शायद विडंबना है, सारे ही एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में जो लोग प्रयोग करते हैं उनको ये पता नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा। एक जो हमारे जो हम प्रयोग करते हैं उसमें जो हमारे साथ सबसे बड़ा दुविधा थी वो ये कि अभी तक भारत में केवल US में एक कंपनी है, भारत में तो एक भी कंपनी नहीं है जो पेपर डिवाइस को बहुत अच्छे से बना सके। अभी कुछ छोटी कंपनीज उठ के आई हैं और IIT खड़गपुर में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, उन्होंने अपनी एक DSIR की हेल्प से एक लैब बनाई है जिसमें वो भी कोशिश कर रहे हैं ऐसी डिवाइसेस को बना के कमर्शलाइजेशन की। और एक माइक्रो लाइफ साइंसेस करके IIT मद्रास के स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, बहुत यंग हैं, 24-25 साल के बच्चे हैं, उन लोगों ने चालू किया है। तो वही मतलब ये 2 लोग ही हैं। मतलब चुनौतियां हैं, मतलब काफी थोड़े लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। जी, हमने इसके लिए बात करी थी प्रगति प्रिंटर से, क्योंकि पेपर है तो प्रिंटिंग वाले लोग ज्यादा अच्छे से हमें मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ संभावनाएं बताई थी, तो वो संभावनाएं जैसे ही हमारी डिवाइस बनेगी तो हम अगापे को या ह्यूवेल लाइफ साइंसेस को या स्मार्ट क्यू कंपनी जो बेंगलोर की है उनको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, फिर उसे आगे ले जाएंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जब भी हम किसी ब्लड से रिलेटेड सैंपल की बात करते हैं तो हमारी डिवाइसेस क्लास C डिवाइसेस में पहुंच जाती हैं, जो CDSO का रूल है। उसके हिसाब से आपको कम से कम 1 लाख सैंपल करके दिखाना होता है कि आपकी डिवाइस 100% काम कर रही है, कोई नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है। 1.1% भी नेगेटिव रिजल्ट, 0.001% भी नहीं होने चाहिए। और आई थिंक वो जो 1 लाख का क्राइटेरिया है उसी को पार करना मुश्किल होता है। जी, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे होगा, शायद प्रेगनेंसी किट में उतना नहीं हो, कैटल के में, लेकिन ह्यूमन डिजीज से जितनी भी रिलेटेड डिवाइसेस रहेंगे उन सब में होगा। और ये हर्डल को पार करना हम लोग अब सीख रहे हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जी। और उनको अप्रोच करना, उनसे मिलना ही एक थोड़ा कठिन होता है। एक बार मिल जाते हैं तो बहुत हेल्प करते हैं और उन्हीं लोगों की हम मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। जी, यानी रास्ता कठिन है पर मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी लैब से कुछ ऐसा हो
ताकि हमारे देश को फक्र हो। जैसा कि घड़ी की टिक टिक हमें इशारा कर रही है कि हमें अपना कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते एज ए वैज्ञानिक, एज ए साइंटिस्ट, आप हमारे यंग जो साइंटिफिक फील्ड के बच्चे हैं या फिर जो यंग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ शब्द? जी, बस यही कहना चाहता हूँ। मैंने कुछ अनुभव किया है पिछले कुछ सालों में। जब हम पढ़ते थे तो हम पूरा मन लगा के पढ़ते थे। आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, मन लगा के पढ़ें, और कुछ भी कठिन नहीं है। चुनौतियाँ आती हैं, उनसे हारे नहीं, चुनौतियों का सामना करते रहें। जो मैं ब्लड डिवाइस की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग की डिवाइस, वो पिछले 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं, उसको करता रहूँगा जब तक मैं उस डिवाइस को आगे नहीं ले जाता हूँ। तो जो एक बार ठान लें उसको अंत तक ले जाएं, और कितनी भी कठिनाई आए हार नहीं माने। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, और आप खुद की मदद करेंगे तो डेफिनेटली पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए आ जाएगा। तो आप बस करते रहें और कुछ बड़ा सोचें। छोटा सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जितना बड़ा सोचेंगे उतने ही आगे जा पाएंगे। मेरी तरफ से डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी इज द की। अच्छा, डॉक्टर अमित अस्थाना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने काम के बारे में जो लोग हैं, श्रोता हैं, उनको बताने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।